हेलो एंड वेलकम। मैं हूं निशान चतुर्वेदी। साल 2013 है, सियासत में एक नई पार्टी का सवेरा है। पार्टी बड़ी लड़ाकू है, लेकिन एक कार्यकर्ता आती है जो सीधी सादी है और बड़ी पड़ाकू है। इंडियन पॉलिटिक्स की स्टाइल नहीं जान पाई है, अभी नई ऑक्सफोर्ड से पढ़कर आई है। देश का सवाल है, हाथ में मशाल है और चेहरा अरविंद केजरीवाल है। लेकिन वक्त के साथ पार्टी सब कुछ सीख गई, एक के बाद एक 3 बार चुनाव जीत गई। इसके बाद तो शूमाकर से भी तेज रफ्तार आ गई, 2 राज्यों में सरकार आ गई। मगर फिर एक नई सियासत जग गई। पार्टी को जैसे किसी की नजर लग गई। खेलने वाले खेल गए, पार्टी के बड़े बड़े सूरमा जेल गए। और फिर जो घर की बेटी करती है उसने वही किया, बन गई मुख्यमंत्री, क्योंकि दिल्ली की लड़की छोरों से कम है क्या। जोरदार तालियों से स्वागत करिए दिल्ली की मुख्यमंत्री, आम आदमी पार्टी की नेता, बेहतरीन वक्ता आतिशी जी का स्वागत है। जोरदार तालियां रुकनी नहीं चाहिए। आतिशी जी स्वागत है। हमारे साथ खास मेहमान हैं, आपको सबसे पहले मनीषा प्रियम जी दिखाई दे रही हैं, कुर्बान अली जी हैं, मेरे साथ है विनोद शर्मा जी, मेरे साथ है राम कृपाल जी और मेरे साथ है नीरजा चौधरी जी। स्वागत है मैम, प्लीज बैठिए। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय निकाला हमसे बातचीत करने का। बड़ा नॉन स्टॉप आपकी कैंपेनिंग चल रही है। सब जानना चाहते हैं, सेंट स्टीफेंस की पढ़ाई की, ऑक्सफोर्ड गई आप, उसके बाद तो लोग कैलिफोर्निया जाते हैं, बड़े बड़े पैसों पे नौकरी करते हैं। आप यहाँ पर अरविंद केजरीवाल जी के साथ कैसे जुड़ गई? देखिए, बचपन से ही ऐसा लगता था मुझे कि देश के लिए कुछ करना है। क्या करना है ये पता नहीं होता था। जब हम कॉलेज में होते थे तो सोचते थे कि झुग्गी में रहने वाले कुछ बच्चों को पढ़ा लें, कि अगर कोई ब्लाइंड स्टूडेंट्स हैं तो उनका एग्ज़ाम लिखने में उनकी मदद कर दें। ये सोचते थे किसी NGO में काम कर लें। लेकिन ये कभी नहीं सोचा था कि पॉलिटिक्स में आए। इसलिए नहीं सोचा था बिकॉज़ एक सामान्य मिडिल क्लास के पढ़े लिखे बच्चों को तो ये शुरू से कहा जाता है कि अच्छे पढ़े लिखे बच्चे राजनीति से दूर रहते हैं, राजनीति गंदी चीज़ होती है, वहाँ पे बहुत कीचड़ होता है। दूसरा, मुझे ये भी लगता है कि एक आम परिवार के लड़के लड़की को अगर आप पूछिए भी कि वो राजनीति में आना चाहते हैं तो उसका रास्ता भी नहीं पता होता। तो तब तो कॉलेज में निकलने के बाद सोचा नहीं था, पर जब अन्ना आंदोलन शुरू हुआ तब मैं भोपाल में काम करती थी। भोपाल के पास एक गांव में हम लोग काम किया करते थे। वहाँ से बैठ के मैं ये देखती थी कि इतने हज़ारों लाखों लोग सड़क पे आ गए बदलाव के लिए। तब मुझे लगा कि आज इस देश में कुछ बड़ा हो रहा है और ये एक महायज्ञ है और इस महायज्ञ में हर व्यक्ति को अपनी कुछ आहुति देनी चाहिए। और तब मैं दिल्ली आई और मैंने एक आम कार्यकर्ता के तौर पे, एक सिंपल वॉलंटियर के तौर पे इंडिया अगेंस्ट करप्शन के साथ काम करना शुरू। लेकिन एक आम कार्यकर्ता जो है वो 2013 में जो मैनिफेस्टो बनाने की कमेटी थी उसकी सदस्य थी आप। कभी आपने सोचा था कि वो जो चीज़ें वहाँ पर लिखी थी उसको लेकर एक दिन मुख्यमंत्री बनकर सारा हिसाब किताब भी देना होगा? नहीं, तब भी कभी नहीं सोचा था। जब 2013 में पहला चुनाव लड़ा, मैं बिल्कुल एक आम कार्यकर्ता थी पार्टी की। हमारी 2013 के चुनाव पे किसी ने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी। अभी कुछ दिन पहले उस डॉक्यूमेंट्री को किसी ने देखा और मुझे एक उसमें से स्क्रीन ग्रैब भेजा था कि हमारे पार्टी के नेता कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और मैं डायस के पीछे ज़मीन पे बैठ के जो प्रोजेक्टर पे लैपटॉप से कुछ वीडियो क्लिप चला रही थी। तो मैं बिल्कुल ही एक आम कार्यकर्ता थी। और अगर आप उस 2013 के दौर को देखिए तो बहुत सारे लोग मेरी तरह अपनी नौकरियां छोड़ के, अपना काम छोड़ के देश के अलग अलग हिस्सों से आए भी थे। तब ये लगा था कि अच्छे लोग हैं जो आम आदमी पार्टी में हैं, इंडिया अगेंस्ट करप्शन में हैं और कुछ बड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, तो मदद करनी चाहिए। लेकिन मैं सच कहूँ तो उस समय मैं भी एक वॉलंटियर के तौर पे कुछ महीने देने आई थी। पर धीरे धीरे ये समझ में आया कि इस देश में अगर हम कुछ बदलाव लाना चाहते हैं तो शायद राजनीति के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। राजनीति के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहता हूँ यहाँ पर, और हम सब जानना चाहते हैं
की हिसाब किताब पे तो हम आएंगे, लेकिन स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग, अरविंद केजरीवाल जी और आतिशी जी की स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग में कितना फर्क है? कौन कितने घंटे ज्यादा काम करता है? देखिए, कौन कितने घंटे ज़्यादा काम करने का ये कंपटीशन नहीं है। हमारे देश के नेताओं ने इसको ये कंपटीशन बनाया है। सवाल ये नहीं है कि कौन कितने घंटे काम करता है। सवाल ये है कि अगर दिल्ली की जनता ने हमें चुन के भेजा है, देश की जनता ने हमारे देश के प्रधानमंत्री को चुन के भेजा है, तो जिन लोगों ने हमें चुन के भेजा है, मैं चाहे 10 घंटे काम करूं, 16 घंटे काम करूं, 24 घंटे काम करूं, मुझे उनको डिलीवर करना है, मुझे उनकी ज़िंदगी बेहतर बनानी है। अगर वो 6 घंटे काम से हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर उसके लिए 18 घंटे काम करना पड़े तो 18 घंटे काम करेंगे। लेकिन फाइनली आउटकम हमें देखना पड़ेगा कि हमारे शहर के, हमारे देश के बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिल रही है कि नहीं मिल रही है। अगर नहीं मिल रही है तो 18 घंटे काम करने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। हमारे देश के युवाओं को नौकरियां मिल रही हैं कि नहीं मिल रही हैं। अगर नहीं मिल रही हैं तो 20 घंटे काम करना और 3 घंटे सोने का भी कोई फ़ायदा नहीं। सो हमें अपने नेताओं को उनकी डिलीवरी से, कि वो क्या काम करके दिखाते हैं, उससे हमें जज करना होगा। लेकिन L&T के चेयरमैन कहते हैं कि कब तक घर में बैठकर बीवी को घूरते रहोगे, 90 घंटे काम करना ज़रूरी है। दिल्ली की मुख्यमंत्री इस पर क्या कहती हैं? देखिए, मैं तो ये मानती हूँ परिवार के साथ समय बिताना बहुत ज़रूरी है। परिवार मेरी नज़र में शायद किसी भी इंसान के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो कॉरपोरेट वर्ल्ड से हो या पॉलिटिकल वर्ल्ड से हो, अगर वो कहे परिवार के साथ समय मत बिताओ, तो मैं तो मानती हूँ कि किसी को उनकी राय नहीं माननी चाहिए। वैसे आपके अनुसार कितने घंटे काम होना चाहिए? मेरे अनुसार एक हफ्ते में कितने घंटे? ये बच्चे आप जानना चाहते हैं कि नहीं जानना चाहते हैं? एक हफ्ते में कितने घंटे काम होना चाहिए? देखिए, मैं अमूमन ऐसा मानती हूँ, मुझे लगता है मैं 12 घंटे तो शायद 10-12 घंटे तो काम करती ही होंगी ऑन एन एवरेज डे। अभी तो इलेक्शन कैंपेन चल रहा है तो कई बार उससे भी ज़्यादा। पर मैं फिर से इस बात पे वापस आऊँगी, जैसे हमारे यहाँ पे युवा साथी बैठे हुए हैं, हो सकता है इनमें से कोई 2 घंटे पढ़ाई करके 100 में से 100 नंबर ले आए, हो सकता है कोई 6 घंटे पढ़ाई करके 100 में से 100 नंबर लेके आए, हो सकता है कि जेईई क्लियर करने के लिए किसी ने ईयर ऑफ लिया हो सकता है किसी ने फर्स्ट अटेम्प्ट पे क्लियर किया हो। तो फाइनली इम्पॉर्टेंट है, जैसे यहाँ पे यूथ बैठे हैं, उनके लिए अच्छे मार्क्स लेके आना, अपना जेईई का एग्ज़ाम क्रैक करना। तो हम आउटकम से इनको जज करेंगे, ना कि कितने घंटे काम। देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग जवाब है ये, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि आपसे अभी मैंने पूछा कि आपकी वर्किंग स्टाइल में क्या फ़र्क है, तो उसको लेकर एलजी साहब ने ज़रूर कहा कि अरविंद केजरीवाल से आतिशी लाख गुना ज़्यादा अच्छी हैं। तो मैं एलजी साहब को कहूँगी कि आज तक उन्होंने बीजेपी की तो किसी नेता की तारीफ़ नहीं करी, आम आदमी पार्टी के एक नेता की तारीफ़ करी। तो जब वो वोट डालने जाएं तो वो भी मेरे नाम पे आम आदमी पार्टी को वोट दे दें। चलिए, मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूं, आप फिर उसके बाद सवाल पूछूंगा। जरा प्ले करिए, वो तस्वीर दिखाइए। ये तस्वीर आप देख रहे हैं। अब आप केजरीवाल जी के लिए ये कुर्सी आपने खाली छोड़ रखी है। ये सही है कि आप अपने नेता के सम्मान में कुर्सी पर नहीं बैठना चाहती, जो कि यहां पर दिखाई भी दे रहा है, लेकिन ये खाली कुर्सी लोकतंत्र की निशानी नहीं है, ये राजशाही की निशानी है। आप पूर्ण रूप से एक लोकतांत्रिक तरीके से दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी है, अनडिनाइबल है, सब लोग जानते हैं ये बात। फिर उस कुर्सी पर बैठने में क्या आपत्ति होनी चाहिए आपको? लोकतंत्र में जनता मालिक है, वो कुर्सी भी जनता की है। देखिए, जो दिल्ली में पिछले 1.5 साल में हुआ है, पिछले 2 साल में हुआ है, गैर लोकतांत्रिक तरीके से सरकार चलाना, सरकार की पावर को मिसयूज करना, इससे बड़ा एग्जाम्पल आपको देश के इतिहास में नहीं मिलेगा। हम कहते हैं कि भारत एक लोकतंत्र है, हम कहते हैं कि भारत में सबको बराबरी का अधिकार है। आप मुझे बताइए, आप इस देश के, हम 26 जनवरी के करीब हैं, रिपब्लिक डे है हमारा, हमें अपना संविधान मिले 75 साल हो जाएंगे शायद इस साल।
किसी एक पॉलिटिकल पार्टी का इतना परसिक्यूशन देश के इतिहास में कभी नहीं हुआ होगा। मुझे याद है, हम इतने सालों से टीवी देखते आए हैं, हम सीबीआई के केसेस, ईडी के केसेस, अलग अलग इन्वेस्टिगेशन केसेस, एजेंसीज के केसेस देखते थे। और जब ये एजेंसीज किसी के घर पे छापा मारती थी, कोई स्कैम होता था, तो क्या मिलते थे? कैश के ढेर मिलते थे। और ये रंगोली बनाते थे कैश की गड्डियों की, सी उससे लिखेंगे, बी लिखेंगे, आई लिखेंगे। सोने के बिस्कुट मिलते थे, शेल कंपनी के कागज़ मिलते थे, दीवारों में से दीवारें तोड़ तोड़ के सोने चांदी जवाहरात मिलते थे। आम आदमी पार्टी के एक भी नेता के पास एक चवन्नी नहीं मिली। आपने उनके घरों में रेड कर ली, आपने उनके ऑफिसेज में रेड कर ली, आपने उनके लॉकर्स में रेड कर ली, आपने उनके पैतृक गांव में रेड कर ली, और कुछ नहीं मिलने के बावजूद भी एक एक करके आम आदमी पार्टी के सारे बड़े नेताओं को जेल में डाल दिया। नहीं, लेकिन ईडी कहती है जी कि चवन्नी इसलिए नहीं मिली क्योंकि सारा पैसा गोवा इलेक्शन में यूज हो गया। उसका कोई सबूत तो दिखाएं। मैं कह रही हूं, आज मैं आपके शो पे आरोप लगा देती हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने 10,000 करोड़ का घोटाला किया जो उन्होंने महाराष्ट्र इलेक्शन में खर्च कर दिया। जाइए अरेस्ट करिए नड्डा जी को। कहने से क्या होता है? ये इतनी प्रीमियर जांच एजेंसियां हैं, कहने से कोई बात थोड़ी होती है, उनको सबूत सामने रखना पड़ेगा। आपको याद होगा 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत सख्त टिप्पणी करी थी। इन्होंने सेंट्रल जांच एजेंसियों को केज्ड पैरेट कहा था। 10 साल के बाद 2024 में जब अरविंद केजरीवाल जी को बेल मिली, तब भी सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी सख्त टिप्पणी करी कि अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी एक दुर्भावना के तहत हुई थी। उन्होंने ये कहा फिर से कि ये एक पिंजरे में कैद तोते की तरह एजेंसीज हैं। इसका क्या मतलब है? नहीं, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट ऐसी टिप्पणी करने पे मजबूर हो रहा है तो क्या हमारी देश की प्रीमियर जांच एजेंसीज को शर्म नहीं आनी चाहिए? नहीं, लेकिन एक बात बताइए, जब ईडी ये कह रही है कि 100 करोड़ रुपए थे वो गोवा इलेक्शंस में पूरी तरीके से इस्तेमाल हो गए और ट्रायल में हम सारे सबूत लेकर आएंगे, वो ये कह रहे हैं। वो ट्रायल शुरू तो करें। ये केस कब से चल रहा है? ट्रायल शुरू करने लायक तो ये सबूत इकट्ठे नहीं कर पाए हैं। दूसरी बात, ऐसे आरोप तो इन्होंने हेमंत बिस्व शर्मा पे भी लगाए थे। हेमंत बिस्व शर्मा जो आसाम के आज मुख्यमंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनके वाटर स्कैम के बारे में भारतीय जनता पार्टी पूरे असम में बुकलेट बांटती थी। पश्चिम बंगाल के कई चुनाव टीएमसी के शुभेंदु अधिकारी के नारदा स्कैम, शारदा स्कैम, चिट फंड स्कैम के नाम पे भारतीय जनता पार्टी ने लड़ ली है। लेकिन जब ये लोग दूसरी पार्टियों में होते हैं तब तो ये भ्रष्टाचारी होते हैं। फिर ये भारतीय जनता पार्टी में आते हैं, भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन में धुल जाते हैं और फिर ये असम के मुख्यमंत्री बन जाते हैं, ये एमपी बन जाते हैं। अब आप ही मुझे बताइए, एनसीपी के वो नेता जिनके बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि हम उन्हें जेल में डालेंगे और वो चक्की पीसेंगे, उन्होंने अपनी एक लाखों लोगों की रैली में ये कहा था। आज वही लोग, कोई डिप्टी चीफ मिनिस्टर है महाराष्ट्र में, कोई फाइनेंस मिनिस्टर है महाराष्ट्र में। क्यों प्रफुल्ल पटेल के खिलाफ केस खत्म हो गए जैसे वो भारतीय जनता पार्टी में चले गए? क्यों एनसीपी के छगन भुजबल, जिन पे महाराष्ट्र सदन स्कैम, इरिगेशन स्कैम, सारे केसेस, आपको पता है ईडी ने जाके, सीबीआई या ईडी ने जाके बॉम्बे हाईकोर्ट में केस चल रहा था छगन भुजबल के खिलाफ 10 सालों से। जैसे ही वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए जी, ईडी ने जाके कहा कि हमें केस बंद करना होगा क्योंकि हमारी फाइल खो गई है। अब आप बताइए, नहीं, लेकिन विश्वास करेगा आपकी पार्टी पर अब एक और मुसीबत जो आ रही है वो ये है कि एलजी के बाद गृह मंत्रालय ने भी परमिशन दे दी है कि मनीष और अरविंद जी के ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का केस चलाया जाए। भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी के नेताओं पे एक नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, हजारों केस चला ले, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकती हूं कि वो कितने भी केस चला लें, कितनी भी जांच कर लें, आम आदमी पार्टी ने ना कभी 1 रुपए का भ्रष्टाचार किया है, ना हम 1 रुपए का भ्रष्टाचार करेंगे। इनको कोई भी सबूत नहीं मिलने वाला है, ये कितने भी केस कर लें। Okay. और ये कोई पहली बार नहीं है।
जब से हमारी दिल्ली में सरकार बनी है, मुझे लगता है कि मैंने एक बारी लास्ट कैलकुलेट किया था 2015 और कुछ महीने पहले तक 180 से ज़्यादा केसेस तो इन्होंने हमारे विधायकों, हमारे नेताओं, हमारे मंत्रियों पे करे। एक गैर कानूनी शुंगलू कमेटी बनाई थी इन्होंने एक बार, जो हमारी सरकार की 500 फाइलें लेके 6 महीने तक बैठी रही देखने के लिए कि कहीं ना कहीं तो कोई भ्रष्टाचार का सबूत मिलेगा। लेकिन सारी फाइलें देखने के बाद भी आम आदमी पार्टी की सरकार का 1 रुपए का भी भ्रष्टाचार इनको कहीं नहीं मिला। तो मैं तो ये मानती हूँ हमें तो ईमानदारी का सर्टिफिकेट मोदी जी ने दिया है, क्योंकि वो रोज हमारी जांच कराते रहते हैं। ठीक है, मैं अब एडिटर्स के पास आता हूँ। नीरजा जी, आपसे शुरुआत करते हैं। मेरा तो एक बहुत सिंपल सवाल है, आपसे भी वो सवाल होगा, भाजपा से भी वही सवाल होगा और कांग्रेस से भी वो सवाल होगा जी। आज दिल्ली वासियों के लिए सबसे बेसिक जो उनका हक है वो सांस लेने का हक है, जिंदा लेने के लिए। वो सांस लेना, आप में से कोई पार्टी दिल्ली की पोल्यूशन को कैसे ख़त्म करेंगे, एक्शन प्लान क्या? ये मत कहिए कि भाजपा नहीं कर रही, कोऑपरेट नहीं कर रही, कांग्रेस ये पास में नहीं किया, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। आपका एक्शन प्लान क्या है? दिल्ली की जो पोल्यूशन है उसको आप कैसे ख़त्म करेंगी? हमारे बच्चों की ज़िंदगी जो कट शॉर्ट हो रही है वो कैसे रोका जाएगा? नीरजा जी, आप बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, हम तो बचपन से आपको देखते आए हैं एक वरिष्ठ पत्रकार के रूप में। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा एक बात में करेक्ट करना चाहूँगी। ये प्रदूषण जो है ये सिर्फ दिल्ली में नहीं है। दिल्ली के बॉर्डर पे कोई दीवारें नहीं खड़ी हैं कि पोल्यूशन यहाँ से अंदर है और पोल्यूशन बाहर नहीं है। आज भी हम एक नोएडा के स्टूडियो में बैठे हैं। नोएडा के स्टूडियो में यहाँ पे नोएडा की भी हवा, चाहे गाज़ियाबाद की हो, चाहे हरियाणा की हो, चाहे राजस्थान की हो, चाहे उत्तर प्रदेश की हो, पूरे उत्तरी भारत में बहुत हाई लेवल्स ऑफ पोल्यूशन है। पूरे एनसीआर रीजन में बहुत हाई लेवल्स ऑफ पोल्यूशन है। जब ये पोल्यूशन पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार और पटना तक ये पहुंचता है पोल्यूशन, तो हमें इस बात को सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि दिस इज नॉट अ दिल्ली ओनली प्रॉब्लम। एंड इफ इट इज नॉट अ दिल्ली ओनली प्रॉब्लम, मैं एक बारी पूरी करूं, देन इट कैनॉट बी रिजॉल्व्ड बाय दिल्ली अलोन। जैसे मैं आपको बताती हूं कि पिछले 10 साल में दिल्ली सरकार ने पोल्यूशन को कम करने के कई कदम उठाए। दिल्ली एक इकलौता राज्य है जहां पे कोई थर्मल पावर प्लांट नहीं है। लेकिन आप एनसीआर रीजन में देखने जाइए, 11 हाईली पोल्यूटिंग थर्मल पावर प्लांट्स यूपी में, राजस्थान में, हरियाणा में। दिल्ली में एक भी ईंट का भट्टा नहीं है जो हाईली पोल्यूटिंग माना जाता है। लेकिन एनसीआर रीजन में दिल्ली के आसपास 3,500 से ज़्यादा ईंट के भट्टे हैं। दिल्ली ने अपनी बस फ्लीट को एक हाई स्पीड पे इलेक्ट्रिक बस फ्लीट में शिफ्ट किया है। आज दिल्ली हैज़ द सेकेंड लार्जेस्ट इलेक्ट्रिक बस फ्लीट इन द होल वर्ल्ड। कुछ महीने में सेकेंड से ये फर्स्ट नंबर पे आ जाएगी पूरी दुनिया में। लेकिन आनंद विहार बस अड्डे का जब हम पोल्यूशन देखने जाते हैं, हमारी तो सारी बसेस इलेक्ट्रिक और सीएनजी हैं, लेकिन सड़क पार करते ही कौशाम्बी का बस स्टैंड है जहाँ पे सारी डीजल बसेस चल रही हैं। तो अगर हमें दिल्ली के पोल्यूशन को रिजॉल्व करना है, ऐसा तो नहीं होता ना कि अगर दिल्ली के आसपास पोल्यूशन हो रहा है वो दिल्ली के अंदर नहीं आता है। अगर हमें दिल्ली के पोल्यूशन को रिजॉल्व करना है, सिर्फ दिल्ली के द्वारा कदम उठाना पर्याप्त नहीं है। सब राज्यों को मिलके कदम उठाना होगा। और मैं ये मानती हूँ, देखिए ये एक पार्टी और दूसरी पार्टी की बात नहीं है। मैं ये मानती हूँ कि केंद्र सरकार को एक स्पिरिट ऑफ कोऑपरेशन में सारे स्टेक होल्डर्स को टेबल पे लेके आना होगा। अब जैसे मैं आपको बताती हूँ कि पहले 5 साल पहले तक पराली जलने में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर पंजाब होता था। लेकिन अगर आप 2021-22 के आंकड़े और इस साल के आंकड़े उठा के देखिए तो पंजाब में ऑलमोस्ट 70% तक पराली जलना कम हुआ है। लेकिन और राज्यों में बढ़ा है। यूपी में पराली जलना बढ़ा है। इस सर्दियों में सबसे ज़्यादा अगर पराली किसी एक राज्य में जली है तो वो मध्य प्रदेश में जली है, राजस्थान में जली है। बीकानेर में इतने दिनों तक पोल्यूशन लेवल सिवियर रहा,
ग्वालियर में रहा, लखनऊ में रहा, पटना में रहा, तो मैं ये मानती हूँ कि सभी राज्यों को एक साथ एक टेबल पर आना होगा। और देखिए, अगर इतने सारे राज्य इन्वॉल्व हैं तो इसमें पहल केंद्र सरकार को करनी होगी, चाहे वो किसी भी पार्टी की सरकार हो। ये तो ऐसा कहना हुआ ना, करप्शन है पर ग्लोबल फिनोमिनन है। टू समबडी लाइक आतिशी, जिन्होंने इतना बदलाव लाया दिल्ली के सरकारी स्कूलों में, तो आप कह रही हैं सबको इकट्ठा करना पड़ेगा, सब जानते करना पड़ेगा, पर कैसे करेंगे हम ये? अगर आप कल चीफ मिनिस्टर बनती हैं और आप आज जो गृह मंत्रालय ने कह दिया है कि अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के खिलाफ प्रोसिक्यूशन हो सकता है आप दोबारा, अगर दिल्ली की जनता आपको चुने, हो सकता है आप दोबारा वहां आए। लेकिन मेरा सवाल है, ये कैसे होगा? नम्रता कैसे आएगी? कटुता कैसे कम होगी पार्टियों के बीच में? यू ओ इट टू द पीपल ऑफ दिल्ली दिस। देखिए नीरजा जी, ताली दो हाथ से बजती है, ताली एक हाथ से नहीं बजती है। और इस संबंध में केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार और बाकी राज्यों की सरकार में वो बड़े भाई हैं, हम छोटे भाई हैं। तो मुझे लगता है कि हम तो यही रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वो सामने आए और जो भी सपोर्ट दिल्ली से चाहिए होगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, जब पंजाब में हमारी सरकार बनी तो एक चीज़ हमें समझ में आई कि पराली किसान क्यों जलाते हैं। इसलिए जलाते हैं क्योंकि वो सबसे सस्ता सोल्यूशन है एक छोटे किसान के पास एक फसल के बाद दूसरी फसल की बुआई करने का। तो हमने केंद्र सरकार को एक प्रस्ताव भेजा कि हमें किसानों को कैश इंसेंटिव देना चाहिए कि वो पराली ना जलाएं। हमने उसमें ये भी कहा उसका कुछ हिस्सा फाइनेंशियली पंजाब सरकार देगी, कुछ हिस्सा दिल्ली सरकार देने को तैयार है क्योंकि उसके पोल्यूशन से दिल्ली पे असर पड़ता है, लेकिन कुछ हिस्सा तो केंद्र सरकार दे। मैं आपको बता रही हूँ नीरजा जी, आज तक हमें इस प्रस्ताव पे एक शब्द भी केंद्र सरकार की तरफ से नहीं सुनने को मिला। तो मेरा तो ये भी रिक्वेस्ट रहेगा कि मे बी आप अगले शो में प्रधानमंत्री जी को यहाँ पे बुलाएं, उनसे भी पूछें। देखिए, मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री हूँ, बिल्कुल हूँ, लेकिन प्रधानमंत्री जी दिल्ली के, राजस्थान के, हरियाणा के, सबके प्रधानमंत्री हैं। तो केंद्र सरकार को भी इस मुद्दे पे सामने आना होगा। जो भी सहयोग चाहिए होगा दिल्ली से, जो भी पार्टिसिपेशन, जो भी फाइनेंशियल कमिटमेंट चाहेगी केंद्र सरकार, वो हम देने को तैयार हैं। ओके, मैं विनोद जी के पास आ रहा हूं, लेकिन मैम इसी में फॉर इंस्टेंस अभी लेटेस्ट एग्जांपल है, न्यूयॉर्क में मैनहट्टन में आने के लिए उन्होंने टोल बढ़ा दिया है बहुत ज़्यादा, पार्किंग चार्जेस बहुत सीवियर कर दिए हैं। ट्रैफिक पोल्यूशन का डायरेक्ट इम्प्लीकेशन ना हो, लेकिन वो भी एक इशू होता है और उससे भी एक बड़ा फैक्टर पड़ता है। ये सारी चीज़ें तो आपके कंट्रोल में, आप डिस्कस कर सकते हैं, बड़े भाई के पास जा सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस अगर पार्किंग की बात है, टोल की बात है, ये सारे इश्यूज तो सॉल्व किए जा सकते हैं ना? नहीं, बिल्कुल किए जा सकते हैं और हमारी केंद्र सरकार से चर्चा भी चल रही है। जैसे कंजेस्शन चार्जेस होते हैं, लंदन में कंजेस्शन चार्जेस, सिंगापुर में भी होते हैं, सिंगापुर में कंजेस्शन चार्जेस हैं, पर बहुत सारे नियम कानून, इंडिया का भी एक फेडरल स्ट्रक्चर है कि कई, जैसे बहुत सारे ये सब्जेक्ट्स कॉन्करेंट हैं जिस पे नियम कानून केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए हैं। तो ऐसे कई प्रस्ताव हमारे पोल्यूशन कम करने के अंडर डिस्कशन सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ हैं। चल रही है, बातचीत चल रही है। बिल्कुल चल रही है। विनोद सर, देखिए, सरकारों के बीच में बहुत सारी बातचीत ऐसी भी होती है जो टीवी कैमरा के सामने नहीं अच्छा, होती ये सामने आ रही है, अच्छी बात है, सामने आ रही है। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। इट्स वेरी गुड, अच्छी बात है। जैसे आप देखिए, इसमें मुझे लगता है कि बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिल्ली मेट्रो है। आप ये अक्सर देखते हैं कि केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार के झगड़े चल रहे हैं, पर दिल्ली मेट्रो एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो फंडेड है जॉइंटली सेंट्रल गवर्नमेंट और दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा। तो होता क्या है कि देश भर में मेट्रो की फंडिंग ऐसे ही होती है कि आधा पैसा केंद्र सरकार देती है, आधा पैसा जो राज्य सरकार होती है। अब केंद्र सरकार के पास ज़्यादा पैसा होता है, राज्य सरकार के पास कम होता है। सो किसी भी राज्य में जो मेट्रो की डेवलपमेंट की स्पीड है, इस बात पे निर्भर करती है कि राज्य सरकार अपना उस पर कितना बजट इन्वेस्ट करती है। अभी कुछ दिन पहले दिल्ली में मेट्रो का एक इनॉग्रेशन था, तो वहाँ पे प्रधानमंत्री जी ने बोला
कि हमने 10 साल में पूरे देश में 1000 किलोमीटर मेट्रो की लाइन बनाई है। उस 1000 किलोमीटर में से 450 किलोमीटर मेट्रो की लाइन दिल्ली में बनी है। क्यों? क्योंकि दिल्ली सरकार ने 7,500 करोड़ का उसमें इन्वेस्टमेंट किया। तो केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार ने मिलके दिल्ली में ये मेट्रो बनाई है। तो इसलिए ये जो आरोप है कि हम सिर्फ लड़ते हैं, हम सिर्फ झगड़ते हैं, जहां पर भी दिल्ली के विकास के लिए काम करने की ज़रूरत है हम करेंगे। अगर कल को दिल्ली के विकास के लिए लड़ना भी पड़े वो भी हम ज़रूर करेंगे। विनोद सर, नीरजा ने बहुत ही संगीन सवाल उठाया है शुरू में, लेकिन उसका जो निवारण है वो आपको जिनसे वफा उम्मीद वो नहीं जानते वफा क्या है, उस बात को छोड़ा जाए। ये फेडरलिज्म तो सब एक नारा है। आप मुझे एक बात बताएं कि शुरू में जब आप आई थी, अब हमें पता चला कि यू आर वेरी एडुडाइट, एजुकेटेड यंग लेडी एंड हु हैज वेंचर्ड इनटू पॉलिटिक्स। आपका नाम हमें बड़ा अच्छा लगता था, आतिशी मार्लेना, क्योंकि हम तो उस जनरेशन से हैं जहाँ पर मार्क्स और लेनिन हमारी नज़र में 19वीं शताब्दी के सबसे बड़े थिंकर थे, जिन्होंने 20वीं शताब्दी में बहुत सी जो सरकारें बनी कम्युनिस्ट वर्ल्ड में, उसकी स्थापना उनके विचारों पे हुई। आपने अपना नाम क्यों बदला? मैंने अपना नाम एक्चुअली 2 बार ही चेंज किया है। मेरा एक्चुअली सरनेम सिंह है। मैं जानता हूँ, मेरा पता परिवार चला मुझे। तो मेरा सरनेम सिंह है। मैंने अपनी लाइफ में काफ़ी अर्ली ऑन, क्योंकि मुझे लगता था कि हमारे देश में कास्ट आइडेंटिटी एक बहुत बड़ी चीज़ है, कि लोगों को उनकी कास्ट से जाना जाता है। लोग पूछते हैं कि जी आप कहाँ से हो, आपका सरनेम क्या है, और अगर आप एक ही जाति से हैं तो आपको अच्छा मानते हैं, आप छोटी जाति से हैं तो आपको अच्छा नहीं मानते। तो मैंने बहुत साल पहले अपना जो सरनेम था सिंह, उसको इस वजह से हटाया था। मार्लिना बेसिकली मेरा सेकंड नेम था, लेकिन जब मैं राजनीति में आई वो नाम ही इतना बड़ा कंट्रोवर्सी बन गया कि जो काम मैं करती थी मेरे नाम पे ज़्यादा बात होती थी, मेरे काम पे कम बात होती थी। जो मैं यहाँ पे भी देख रही हूँ कि इतने सालों बाद भी आप भी मेरे नाम पे चर्चा कर रहे हैं। मुझे ये लगता है कि हमें इस राजनीति से उठकर अब हमें काम की राजनीति पे ज़्यादा बात करने की ज़रूरत है। अगर आज आप आतिशी के सामने बैठे हैं जो 10 साल से ज़्यादा से पॉलिटिक्स में हैं, अगर आप आतिशी के सामने बैठे हैं जो मैं शायद दिल्ली की सबसे कम उम्र की चीफ मिनिस्टर है, जो एक सामान्य मिडिल क्लास परिवार से आज इस कुर्सी तक पहुंची, तो मुझे लगता है कि मेरे नाम से ज़्यादा मेरे काम की बात होना ज़रूरी है। मैं एक बात पूछना है, आपने ठीक कहा, व्हाट्स देयर इन अ नेम आफ्टर ऑल, बट देयर इज अ लॉट इन योर नेम। ये नाम आपके पिता ने रखा था, और अभी एक आपके विरोधी ने बदतमीजी से बात की आपके पिता के बारे में, आप भावुक हो गई। तो आपने जो नाम अपना बदला है, उससे आपको पिता की सहमति थी इसमें? देखिए ये सच सच बताइएगा। हाँ, मैं बताती हूँ आपको। देखिए ये यहाँ पे इतने सारे युवा बैठे हैं, आप ही बताइए कि युवाओं के कौन से एक्शन से उनके माता पिता की सहमति होती है। ये तो युवाओं, क्यों युवा क्रांतिकारी होते हैं, क्यों युवा अलग प्रकार के कदम उठाते हैं, इसीलिए उठाते हैं ना कि जो उनकी पिछली पीढ़ी ने जो सोचा था, जो किया था, वो उससे कुछ अलग करना चाहते हैं। आप दुनिया का इतिहास उठा के देख लीजिए, दुनिया में जो भी बड़े बदलाव हुए वो युवाओं ने किए। क्यों? क्योंकि अपने पिछली पीढ़ी से वो आगे बढ़ना चाहते हैं, वो कुछ अलग करना चाहते हैं। आज सुबह मैं एक रिपब्लिक डे के कैंप में थी, एनसीसी का हमारा कैंप होता है एनुअली दिल्ली में, और मैं जब उन युवाओं से, यंग लोगों से, 15 से 22-23 साल की उम्र के लड़के लड़कियां थे, तो मैं उनसे यही बात कर रही थी कि भगत सिंह उनकी ही उम्र के थे जब वो देश की आज़ादी के लिए फांसी पे चढ़ गए। He was closer to the ideology, you changed the name. पर देखिए एक युवा की जो ताकत है वो वहीं से आती है कि एक आइडियलिज्म होता है उस उम्र पे, आप कुछ करना चाहते हैं, आप अपना रास्ता खुद बनाना चाहते हैं। और मुझे लगता है कि युवाओं की इस ताकत को, हो सकता है कि कोई निर्णय सही हो सकता है कि कोई निर्णय गलत हो, पर ये जो युवाओं की एनर्जी है, ये जो कुछ कर गुजरने की चाह है, कुछ अलग करने की, अपना रास्ता अलग बनाने की,
देखिए अब आप ये तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते ना कि हर व्यक्ति नहीं, मैं एक अपने आखिरी पिताजी सवाल से पूछूंगा। permission मैं आपके ले। पास आ रहा हूँ एक ज्यादा वो थोड़ा सा नहीं मैं- करूंगा। लास्ट Sure. यू सी, मार्क्सिज्म हैज नॉट फेल्ड द पीपल, पीपल हैव फेल्ड मार्क्सिज्म। ये एक थ्योरी है जिसके बहुत समर्थक हैं, मैं उनमें से एक हूं, जरा आप ध्यान कीजिएगा उसको। ओके अब एक बहुत बड़ा विषय जो इस चुनाव में क्या कहूं मैं, जो जिसको लेकर आपसे तमाम सवाल पूछे जा रहे हैं। पहले मैं वो वीडियो दिखाना चाहूंगा। मुख्यमंत्री आवास को लेकर बीजेपी ने कई गंभीर सवाल उठाए, दिखाइए जरा। एक आदमी 300 एकड़ के बंगले, उसको हम कह सकते हैं कि भैया बंगला खाली करो, थोड़ा आम लोगों को भी दे दो जगह। तो इस पार्टी से जो जो नेता जीत के आएंगे, जो जो लोग जीत के आएंगे, वो बड़े बंगले नहीं लेंगे। जहाँ रह रहा था वहीं रहेगा, उसको बड़ा बंगला नहीं रहेगा। आतिशी जी, बीजेपी कह रही है कथनी और करनी में फर्क है। हमने तो कुछ दिन पहले कहा भी था भारतीय जनता पार्टी को, हमारे दो नेता सौरभ भारद्वाज जी और संजय सिंह जी ने कहा था खोलिए मुख्यमंत्री आवास। जो आप ये वीडियो दिखा रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं जी, सोने का टॉयलेट है जी, चांदी की किचन है जी, स्विमिंग पूल है जी, हीरे जवाहरात का मिनी बार है जी, लेके चलो मीडिया को अंदर। ये तस्वीरें चल रही हैं वैसे। तो आप ये किसने बनाई हैं तस्वीरें? आप लेके चलिए मीडिया को अंदर। संजय सिंह जी और सौरभ भारद्वाज जी गए, वहां पे छावनी बना दी। ये बीजेपी ने जारी किए, क्या ये कह रही हैं आप ये एक्चुअल तस्वीरें नहीं है मैम? आप मीडिया चैनल्स को लेके चलिए। नहीं, मैं आपसे सबको। पूछ रहा हूं क्या ये एक्चुअल मैं तस्वीरें नहीं आपसे है? ये कह रही हूँ कि आप सारे मीडिया चैनल्स को लेके चलिए। हम बीजेपी द्वारा जारी एक वीडियो जिसमें वो कह रहे हैं जी सोने का टॉयलेट है जी, हीरे जवाहरात की किचन है जी। ये वीडियो एक मिनट मैम, मैं एग्जैजरेट नहीं कर रहा हूं, मेरे सामने ये वीडियो चल रहा है। एक सेकंड मेरी बात तो सुन लीजिए। आप बताइए कि अगर हम कह रहे हैं मीडिया चैनल्स को अंदर लेके चलिए तो क्या दिक्कत हो रही है? और आपसे यहाँ पे मत लेके चलिए, जो प्रधानमंत्री जी का राजमहल है वहां पे भी लेके चलिए। मेरे पास भी फोटो है कि वहां पे 300 करोड़ रुपए का कालीन लगा हुआ है जो मिडल ईस्ट से आया और सोने के धागों से बुना हुआ है। करोड़ों रुपए के वहां पे झूमर हैं जिसमें हीरे जवाहरात लगे हुए हैं। कोई तो ये भी कह रहा था कि जिस कुर्सी पे प्रधानमंत्री जी राजमहल में बैठते हैं वो जैसे लाल किले का वो है ना, जहाँ पे उनका दरबार होता था, तो वो 150 करोड़ की तो उनकी कुर्सी है। आतिशी जी, अभी कुछ दिन पहले मैं आपसे एक चीज, क्योंकि आपने एक पॉइंट रखा है इसलिए मैं अभी कुछ दिन आप पहले बिल्कुल रखिएगा। प्रधानमंत्री जी ने कभी नहीं कहा कि मैं कभी ये गाड़ी लूंगा, मैं कभी बंगला नहीं लूंगा। प्रधानमंत्री जी ने तो कभी नहीं कहा ये बात है। अरविंद जी का वो वीडियो हमने जरूर दिखाया। तो प्रधानमंत्री जी का 2700 करोड़ का राजमहल बनाना क्या ठीक है? वो भी देश को दिखाया जाए कि आखिरकार क्यों हमारे देश के प्रधानमंत्री को सोने के धागे के कालीन चाहिए, क्यों उनको हीरे जवाहरात वाले झूमर चाहिए, क्यों उनको 150 करोड़ की सोने से लदी हुई कुर्सी चाहिए? खोलिए आप उसे भी। क्यों आप, हम तो चैलेंज कर रहे हैं कि एक तरफ दिल्ली का मुख्यमंत्री आवास है, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री आवास है, मीडिया को लेके जाइए दोनों जगह। क्यों आप छावनी बना रहे हैं? नहीं, लेकिन क्या कोई क्यों कंपटीशन चल रहा है प्रधानमंत्री से? देखिए, देश के सामने ट्रांसपेरेंसी से दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। बताइए, यहाँ पे बहुत सारे युवा बैठे हैं, बताइए दोनों जगह हमें लेके जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए मीडिया को? इनको भी लगता है आप दोनों जगह मीडिया को लेके जाइए, सबको पता चल जाएगा ये आरोप कि कौन कहां पर कैसे रहता है, दिल्ली का मुख्यमंत्री आवास कैसा है और प्रधानमंत्री का राजमहल कैसा है। आरोप ये लगाया जा रहा है बीजेपी की तरफ से कि 8 करोड़ का बजट था, उसको आलीशान बनाने में 50 करोड़ खर्च हो गए, मुख्यमंत्री आवास को आलीशान बनाने में। ये तो आरोप है, राजमहल के तो डॉक्यूमेंट्स हैं कि 450 करोड़ का बजट था और 2700 रुपए ऑलरेडी खर्च हो चुके हैं, लेकिन काम अभी तक खत्म नहीं हुआ है। जांच करिए, लेके जाइए मीडिया को। अगर संजय सिंह जी और सौरभ भारद्वाज जी वहां पे जा रहे हैं, आप छावनी क्यों बना रहे हैं? आप जारी करिए वीडियो, आप सीएम आवास में भी मीडिया को लेके जाइए, आप प्रधानमंत्री आवास में भी लेके जाइए। क्यों नहीं लेके जा रहे बीजेपी वाले? पीएम आवास वर्सेस सीएम आवास, क्या अब ये एक तरीके से ये नैरेटिव रहेगा कि अगर उन्होंने किया है तो हम भी करेंगे? क्या ये नैरेटिव पे चलेंगे या आपके ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं उस पर क्लैरिफिकेशन आएगा?
देखिए, मैं तो कह रही हूँ इन दोनों ही चीज़ों पे बात मत करिए। दिल्ली के लोगों के लिए आपने 10 साल में क्या काम किया है उस पर बात करिए। आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ने जा रही है, हम अपने काम का डंका बजा रहे हैं। हम कह रहे हैं कि जी 10 साल में हमने 24 घंटे बिजली दी है, हमने 10 साल में दिल्ली के सरकारी स्कूलों को प्राइवेट स्कूलों से बेहतर बनाया है, हमने मोहल्ला क्लिनिक्स का एक शानदार प्राइमरी हेल्थ केयर का मॉडल खड़ा किया है, हमने दिल्ली में 10 साल में 450 किलोमीटर मेट्रो बनाई है, हमने दिल्ली में 38 फ्लाईओवर बनाए हैं, फ्लाईओवर अंडरपास दिल्ली की ट्रैफिक को स्पीड देने के लिए, हमने दिल्ली की यूनिवर्सिटीज़ में 80,000 सीट्स बढ़ाई हैं। हम अपने काम का डंका पीट रहे हैं। आप किसी से भी पूछ लीजिए। मैं तो कई बार सोचती हूँ कि लोग आम आदमी पार्टी के नेताओं से बड़ा बोर होते हैं, क्योंकि हम दो ही बिजली पानी स्कूल अस्पताल, बिजली पानी स्कूल अस्पताल, हम इसी की बात करते मैं उस पे आऊंगा। मैं आपने जो बताया, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि नैरेटिव में बीजेपी सामने आए। वो भी तो 10 साल से केंद्र सरकार में है, दिल्ली देश की राजधानी है। आपने जो अभी चीजें तो आतिशी जी, अगर ये नैरेटिव की हम बात कर रहे हैं तो केंद्र सरकार बताए कि उन्होंने दिल्ली में 10 साल में क्या काम किया है। अभी कुछ दिन पहले इस अकाउंटिंग पर आऊंगा मैम, एक मिनट, इस अकाउंटिंग पर आऊंगा। लेकिन ये आरोप आज हर चौक चौराहे पर इसको लेकर चर्चा होती है, इसको लेकर बातचीत होती है, और बातचीत होने के पीछे की वजह ये है कि ये जो कहा जा रहा है बीजेपी की तरफ से और जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि वो अपने आप को आम आदमी बताते हैं और वो इतने खास और इतने स्पेशल ट्रीटमेंट से आलीशान जगह पे कैसे रहते हैं। एक लिस्ट बीजेपी ने बताई, 28 लाख का टीवी यूनिट, 2 लाख का माइक्रोवेव। जो आप कह रहे हैं ना कि चौक चौराहे पे चर्चा होती है, ये चौक चौराहे पे चर्चा नहीं होती है, सिर्फ बीजेपी के प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में, आपके नोएडा के स्टूडियोज में चर्चा होती है। दिल्ली के चौक चौराहे पे चर्चा होती है कि दिल्ली एक इकलौता राज्य है जहाँ पे 24 घंटे, और ये जो लिस्ट गिनाई जा रही है, और जो आप जहाँ पे नोएडा में आपका स्टूडियो है, जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इस साल की पीक गर्मी में यहाँ पे 8-8 घंटे के पावर कट लगे थे। चर्चा चौक चौराहे पे इस चीज़ की होती है कि दिल्ली के सरकारी स्कूल के बच्चे फ्रेंच सीखने के लिए पेरिस जा रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में 3 टप्पर में बच्चे पढ़ रहे हैं। चौक चौराहे पे चर्चा इस बात की होती है कि दिल्ली के इस मौसम में जब सर्दी खांसी वायरल फीवर सबको हो रहा है, मोहल्ला क्लिनिक में फ्री दवाई मिलती है, फ्री इलाज मिलता है, लेकिन अगर आप किसी और राज्य में होते तो एक छोटी सी बीमारी में परिवार के एक सदस्य को 1,500 रुपए खर्च करने पड़ते। चौक चौराहे पे ये चर्चा होती है। अब आपके नोएडा की मैं अब ये कहूंगा होती है, वो अलग बात है। मैं इस पे जरा मैं ये बात जरूर कहूंगा आपको कि आप वाकई में बहुत एस्ट्यूट पॉलिटिशियन तो हो गई हैं। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं उस आलीशान घर पे, और आप मुझे जवाब दे रही हैं आपने क्या क्या किया, वो भी उस पर भी मैं आऊँगा। लेकिन देखिए क्या है, ये आपसे सवाल इसलिए पूछे जा रहे हैं क्योंकि कभी ना कभी तो इनके आंसर्स आपको देने, और ये सबसे अच्छा मौका है, चाहे वो ये मंच हो या चुनाव हो। उन्होंने एक लिस्ट गिनाई, आप इस पे वंस फॉर ऑल इस पे आप हमारे दर्शकों को सबको बता दीजिए। मैं उसको रिपीट कर रहा हूँ एक बार फिर से। 28 लाख का टीवी यूनिट वो बताते हैं, बीजेपी ने पूरी लिस्ट दी। 2 लाख का माइक्रोवेव, 13 लाख का बेड और सोफे, करीब 20 लाख के जकूजी। एक खबर तो ये भी आई कि एक मिनी बार भी बनाया गया। आप इस पर क्या कहेंगे? नहीं, इनकी लिस्ट में 2-3 और चीजें भी हैं। इसमें सोने का टॉयलेट भी है, मैंने सुना है। ये जो दिल्ली भर में, मैम वो युगोस्लाविया के जो प्रेसिडेंट था चार्ल्स दिल्ली भर में जो मॉडल घुमा रहे हैं उसमें कुछ सोने का टॉयलेट भी कहीं पे देखने को मिलता है, एक स्विमिंग पूल भी देखने को मिलता है, ऐसी कई और चीजें। आपने तो बहुत छोटी सी लिस्ट गिनाई है, मैं तो कह ही नहीं हूँ। वैसे चलिए, मैं आपसे कह रही हूँ, चलिए अभी आज आपके यहाँ से टीवी कैमराज लेके चलते हैं। पहले हम जाएंगे 6 फ्लैगस्टाफ रोड, दिल्ली का सीएम आवास है, ठीक है। उसके बाद हम जाएंगे प्रधानमंत्री आवास। मैं समझ गया आप हमें कहाँ लेकर जा रही हैं। आप दोनों जगह चलिए। आपके यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कैमरा यहाँ पे लगे हुए हैं। अभी ये शो खत्म करने के बाद ये सारे के सारे कैमरा, ये सारी युवाओं की टीम, हमारे सारे एब्सोल्युटली समझ गया कि मेरे सवाल का जवाब आप क्या दे रहे हैं। खैर, रामकृपाल जी। आतिशी जी, इतनी देर स्वाभाविक था, आपने जो काम किए हैं सब बहुत अच्छे किए हैं, जो गिनाया है आपने, और जो कुछ भी कमियां रह गई वो केंद्र सरकार के चलते हैं। जो भी आपके लोग जेल गए, हो सकता है कि उसमें केंद्र सरकार के चलते ही गए हों। मैं केवल एक विनम्रता से सवाल पूछना चाहता हूँ। 10 वर्ष आपने कहा कि जब यहाँ आप आई थी तो अन्ना हजारे के आंदोलन
से प्रभावित होकर के आई थी या आप पार्टी बनने के बाद? जो भी हो, उस समय दो ही नारे दिए गए थे। मैं भी उस एक पत्रकार के रूप में उस समय था, लोकपाल और पूरे देश में वैकल्पिक राजनीति। कहीं उसमें ये नहीं लगता था कि दिल्ली में सरकार बनानी है। मतलब पूरा आंदोलन जो चला वो एक वैकल्पिक राजनीति देंगे। जो कांग्रेस विफल रही है, उस समय तो यही था ना, कांग्रेस यूपीए की सरकार थी। इतने आज ईमानदारी से बताइए, 10 वर्षों के बाद आप जहाँ बैठी हैं वहाँ से कुछ आप लोग फिसले हैं? 10 वर्षों में कुछ आपसे ऐसी गलतियाँ हुई हैं, आपको लगता है कि वो कमिटमेंट जिसके चलते हम आए थे वो पूरा नहीं हो सका? मैं आपसे पूछता हूँ कि आप कुछ चीज़ें ऐसी बताइए कि इन 10 वर्षों में कोई 5 गलतियाँ, 10 गलतियाँ, 10 पछतावे आपके हों कि हमसे ये गड़बड़ियाँ हुई हैं। प्लीज़ मैम। देखिए, मैं सबसे पहले तो ये कहूँगी कि आपने कहा था कि हम वैकल्पिक राजनीति के लिए आए। मैं मानती हूँ कि 10 साल के बाद आम आदमी पार्टी आपको कई पैमानों पर वैकल्पिक राजनीति का एकमात्र उदाहरण इस देश में देती है। उसमें मैं अपने आप को सबसे बड़ा उसका प्रमाण मानती हूँ। मैं एक सामान्य मिडिल क्लास परिवार से आने वाली लड़की हूँ। मेरे परिवार का कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है। मेरे माता पिता दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे। ना मैं किसी पैसे वाले परिवार से आती हूँ, ना मेरा कोई अपना वोट बैंक है। जब मेरे जैसा व्यक्ति आम आदमी पार्टी में एक कार्यकर्ता के तौर पे जुड़ के 10 साल में मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ सकता है, मुझे लगता है इससे बड़ा वैकल्पिक राजनीति का एग्जाम्पल कोई नहीं हो सकता। आप देखिए क्यों, अभी हम बात कर रहे थे युवाओं की, कि युवाओं में एक जज्बा होता है, कुछ करने का जज्बा होता है, लेकिन क्यों युवा राजनीति में आने के बारे में नहीं सोचते? उनको पता ही नहीं है कि कैसे आएंगे। आते भी हैं अगर पढ़े लिखे लोग पॉलिटिक्स में, तो उनको एक कमरे के पीछे जो मेन नेताओं का कमरा है उससे पीछे एक, दूसरा, तीसरा, चौथा कमरा कहीं पे कोई बैठा होगा, और जो नेता टीवी पे जाने वाला है या भाषण देने वाला है, इनके जैसे पढ़े लिखे लोग जो राजनीति में आना चाहते हैं ना, वो टॉकिंग पॉइंट्स बना रहे होंगे। ये आम आदमी पार्टी है, ये आम आदमी पार्टी है। मैंने ये कहा है कि आप जो अचीव नहीं कर सके हो वो बताएं। वो तो मैं आपको सुन लिया कि आप आई इसलिए। तो सबसे पहले तो मैं इस बात को अंडरलाइन करूंगी कि आम आदमी पार्टी ने वैकल्पिक राजनीति को खड़ा किया है। जिस प्रकार के लोग पॉलिटिक्स में आए, जिस प्रकार से आज भी हम आम लोगों से चंदा मांग के चुनाव लड़ते हैं, ये वैकल्पिक राजनीति ही है। लेकिन अगर आप मुझसे पूछेंगे कि क्या और होना चाहिए था या हमें क्या करना चाहिए था, मैं सच सच बताऊंगी, जब हम 10 साल पहले दिल्ली की सरकार में आए थे ना, इतनी समस्या होगी और इतना लड़ाई झगड़ा होगा, ये हमने एंटिसिपेट नहीं किया था। हमें तब लगता था कि चुनाव लड़ेंगे, चुनाव जीतेंगे और उसके बाद तुरंत काम पे लग जाएंगे। मैं इस लिस्ट पर भी आऊंगा, लेकिन इस शो का एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सेगमेंट है और उसके लिए मैं आपको थोड़ा सा अपने साथ यहां पर लेके जाऊंगा। ये है रैपिड फायर राउंड। आप लोग तैयार हैं इसके लिए? तैयार है कि नहीं है? मैम आइए आप। इसमें क्या होगा, आतिशी जी आप मेरे साथ आइए। मैं आपको यहां पर ऑप्शंस दूंगा और इन ऑप्शंस में से आपको एक पिक करना होगा। जो पहला सवाल है, अभी जो आपकी हमने स्किल सेट देखा उसी से मिलता जुलता हमारा पहला सवाल है। आप लोग तैयार हैं? तो जरा हौसला अफजाई करिए, दिल्ली की मुख्यमंत्री है यहां पर। आइए जरा सीधे दिखाइए। हमारा जो पहला सवाल है, ये मुझे लगता है आपके लिए बड़ा इजी सवाल होगा। दिखाइए जरा। पहला सवाल हमारा ये है, बेहतर वक्ता कौन है, प्रियंका गांधी जी या स्वाति मालीवाल जी? प्रियंका गांधी जी। चलिए जोरदार तालियां हो जाएं। आपने इंडिया अलायंस का साथ निभाया यहां पर। अगला सवाल जो है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं अभी पूर्वांचल के, एक बहुत बड़ा वो वोट सेगमेंट है। पहले जोरदार तालियां हो जाएं, पहले जोरदार तालियां। दिल्ली की मुख्यमंत्री से हमारा अगला सवाल दिखाइए जरा, प्ले करिए। यह है कि पसंदीदा अभिनेता कौन है, मनोज तिवारी जी या रवि किशन जी? आपने तो मुंह ही फेर लिया एकदम। ये बताना बड़ा मुश्किल है, इस सवाल पे मैं पास लूंगी। अरे मैम, लेकिन है तो इंटरेस्टिंग। आपको एक्टिंग किसकी अच्छी लगती है?
एक्टिंग तो दोनों ही करते हैं, पहले फिल्मों में करते थे, अब राजनीति में करते हैं। उस आपने किसकी ज्यादा फिल्में देखी हैं आपने? सच बताऊं तो मैंने इन दोनों को राजनीति में ही आने के बाद ज़्यादा देखा है। जब ये राजनीति में आए तो इनकी पुरानी काफ़ी फिल्मों की क्लिप्स और उनके गाने चले, जो मुझे लगता है कि थोड़ा सा कोई याद है गाना इनको नहीं, आपको? अच्छा ठीक। खैर अब अगला सवाल जो है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। मैं देख रहा हूं तालियों की कमी हो रही है यहां पर। अगला सवाल ये है, आप जिस कुर्सी पर हैं उस कुर्सी को लेकर बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, बड़ा रोचक सवाल है। प्ले करिए जरा, यहां पर दिखाइए जरा। बेहतर मुख्यमंत्री कौन, सुषमा स्वराज जी या शीला दीक्षित जी? देखिए दोनों ही बहुत डायनामिक महिलाएं रहीं। मुझे लगता है कंपेयर करना ठीक नहीं होगा, क्योंकि सुषमा स्वराज जी को कुछ महीने मिले, शीला दीक्षित जी को 15 साल मिले, पर दोनों ही बहुत ही। मैं आपसे थोड़ा ट्वीक करता हूं, आप इन दोनों में से किससे अपने आप को रिलेट कर सकती हैं? कंपेयर मत करिए। देखिए मुझे लगता है मैं सुषमा स्वराज जी के वो बहुत ही शानदार वक्ता थी, और जब वो खासकर कि जब वो पार्लियामेंट में बोलती थी, अपनी कुछ भी बात रखती थी, बहुत ही सभ्य तरीके से लेकिन बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से अपनी बात रखती थी। ये मैं उनके बारे में एडमायर करती। भैया मुख्यमंत्री दिल्ली की हैं, आप लोग इतने खामोश हैं, मेक सम नॉइज, यहां पर जोरदार तालियां होनी चाहिए। आइए, अब जो सवाल है मैम, ये बड़ा इंटरेस्टिंग ट्वीक है हमारा, आपको इसलिए देखना चाहिए ये सवाल क्योंकि ये आपके लिए मुझे लगता है थोड़ा केक वॉक भी होगा। प्ले करिए जरा इस सवाल को। बेहतर, दिखाइए जरा सवाल, बेहतर मुख्यमंत्री कौन? देखिए आपको तो पता ही है क्या कहने वाली हूँ। बेहतर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी हैं। उन्होंने 10 साल में जो करके दिखाया है दिल्ली में, मुझे लगता है कि 75 सालों में इस देश के इतिहास में शायद ही कोई ऐसा मुख्यमंत्री होगा जो अचीव कर पाए जो अरविंद केजरीवाल जी ने किया। अच्छा मुझे एक बात बताइए, आपके परिवार वालों की पसंद कौन है, ये है या वो है मुख्यमंत्री के तौर पर? देखिए अब मैं उनकी बेटी हूं तो एक चीज है, पर मेरी मम्मी अरविंद केजरीवाल जी की बहुत बड़ी फैन है। ठीक है, चलिए जोरदार तालियां हो। अगला सवाल प्ले करिए हमारा। अगला सवाल जो है ये थोड़ा डायनामिक है, थोड़ा बड़ा पिक्चर में है। देखिए जरा, बेहतर सरकार कौन, यूपीए मनमोहन सिंह जी, एनडीए नरेंद्र मोदी जी? देखिए इसमें तो बहुत क्लियर है। अगर आप सारे आंकड़े देखिए, बेरोजगारी के आप आंकड़े देखिए, भारत पर कैपिटा इनकम पे कहाँ खड़ा है, हमारे युवाओं के पास नौकरियां हैं कि नहीं, शिक्षा है कि नहीं, देयर इज नो डाउट कि मनमोहन सिंह जी की सरकार ने बेटर परफॉर्म किया देन द करंट एनडीए का। लेकिन आपने आंदोलन उन्हीं के खिलाफ किया, सड़कों पर आए और उन्हीं के खिलाफ आपने आंदोलन किया। एनडीए सरकार के दौरान आप मुख्यमंत्री बनी। नहीं देखिए, अगर आप, मैं ये नहीं कह रही कि उस दौरान यूपीए की सरकार में कमियां नहीं थी, बहुत सारा भ्रष्टाचार सामने आया, बहुत सारे स्कैम सामने आए, लेकिन अगर आप तब से आज तक देखिए, तब बीजेपी जब ऑपोजिशन में थी तो कहती थी डॉलर को शायद 40 रुपए पे लेके आ जाएंगे। आई थिंक 63 पे था डॉलर जब यूपीए की सरकार थी। आज मेरे ख्याल से 86 पे पहुंच गया है। डॉलर इज नाउ एट एन ऑल टाइम लो। ये जो सारे यहाँ पे युवा बैठे हैं, अगर ये विदेश में जाके पढ़ना चाहें, जितना इनको पैसा खर्च करना पड़ेगा, ये 10 साल में ऑलमोस्ट 1.5 गुना बढ़ गया है। उसके अलावा अगर आप बेरोजगारी के आंकड़े देखिए, आज भारत 42%, 42% ग्रेजुएट यूथ अनएम्प्लॉयमेंट पे खड़ा है, जो इस देश के इतिहास। लेकिन ये बड़ा इंटरेस्टिंग टेक है, इंडिया अगेंस्ट करप्शन से लेकर मनमोहन सिंह जी की तारीफ तक, ये बड़ा इंटरेस्टिंग टेक मुझे आपका दिखाई दे रहा है। लेकिन अगले सवाल से पहले जोरदार तालियां इसलिए होनी चाहिए क्योंकि मैंने आम आदमी पार्टी को एक नया ट्रेंड लाते देखा दिल्ली की पॉलिटिक्स में, और उस ट्रेंड में युवाओं के साथ कलर बहुत था। तो अगला सवाल बड़ा कलरफुल है, दिखाइए जरा, ये बड़ा कलरफुल सवाल है। प्ले करिए सवाल को जरा, ये देखिए। बेहतर कवि कौन, कुमार विश्वास या मनोज मुंतशिर? इस पे भी मैं पास लूंगी। नहीं, लेकिन आपको कविताएं किसकी अच्छी लगती है? फ्रैंकली मैंने मनोज मुंतशिर जी की बहुत कविताएं सुनी नहीं है, इसलिए मेरे लिए कहना मुश्किल होगा। ओके, और इनकी सुनी, इनके ऊपर क्या कहेंगे आप? पास कहूंगी मैं। ठीक है, चलिए अब बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, जोरदार तालियां हो यहां पर। अब यहां पर क्योंकि आप इतना भली भांति हमें पॉलिटिकल जवाब दे रही हैं, अब आप टीचर भी रही हैं,
अब जरा मुझे टीचर की तरह जवाब बताइएगा, दिखाइए जरा, आइए सवाल दिखाइए। कॉम्प्लिकेटेड मैथ्स का सवाल तो नहीं? नहीं, बहुत सिंपल है मैम। पसंदीदा राजनेता का क्रम? नेताजी मुलायम सिंह जी, लालू प्रसाद यादव जी, शरद पवार जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी, पहले से चौथे तक, इन दी ऑर्डर ऑफ चौथे। योर फेवरेट? देखिए, मैं सबसे पहले नंबर पे तो अटल बिहारी वाजपेयी जी को डालूंगी। ओके। डिग्निटी और ग्रेस और सारी पार्टियों को साथ लेके चलने की जो राजनीति है, उसमें वो शायद पहले उस पे आते हैं। दूसरे स्थान पे मैं शरद पवार जी को डालूंगी। ओके। क्योंकि आज के दौर में भी लोगों को साथ लेके चलना, बहुत सारे जो दल वगैरह महाराष्ट्र में भी देखिए, शरद पवार जी ने जो अपनी विचारधारा मानी, उसके लिए वो बहुत सारे लोगों से डिफरेंसेस को ब्रिज करते हुए साथ काम करने को तैयार थे। हम सब जानना चाह रहे हैं तीसरा और चौथा। तीसरे नंबर पे मैं मुलायम सिंह यादव जी को डालूंगी, क्योंकि मैंने उनके बारे में सुना है, मैं बहुत फेमिलियर तो नहीं हूँ, कि समाजवादी पार्टी के नेताओं को, विधायकों को, सांसदों को वो एक ही चीज़ कहते थे कि ज़मीन पर रहो, लोगों से जुड़े रहो, वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि आखिरकार हम जनप्रतिनिधि हैं। हम अगर एसी कमरों में बैठकर अपनी राजनीति करेंगे तो हमें क्या पता होगा कि एक आम इंसान का दुख दर्द क्या है। तो तीसरे नंबर पे उन्हें डालूंगी और चौथे नंबर पे लालू प्रसाद यादव जी को डालूंगी। अब ये देखिए, बड़ा अजीब सी बात है, अरविंद जी यहाँ तक कहते थे कि नेताजी यानी मुलायम सिंह जी और लालू जी के संसद में होने पर आपत्ति है, शरद पवार जी को वो करप्शन से जोड़ते थे, बट नेवरदलेस। अब भविष्य की बात करते हैं, क्या आप लोग तैयार हैं? अब भविष्य का सवाल, और ये सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है मैम, आप इसको देखिएगा, इसको प्लीज पास मत करिएगा। दिखाइए, ये हमारा अगला सवाल जो है, देखिए वैसे अभी तक आपने सारे सवालों के जवाब बड़े अच्छे से दिए। देश के भविष्य के लिए जरूरी क्या है, मंदिर या विद्यालय? देखिए, दोनों ज़रूरी हैं। मुझे लगता है कि ये अगर हम कहते हैं कि इनके बीच में चूज़ करना है, वो सही नहीं है। ये इसलिए सही नहीं है कि चाहे मंदिर हो, चाहे किसी भी धर्म का आस्था का स्थान हो, मंदिर हो, गुरुद्वारा हो, मस्जिद हो, गिरजाघर हो, आस्था लोगों के जीवन में उन्हें अच्छे इंसान बनाने में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हम बहुत सारे सही डिसीजंस भगवान का नाम लेके लेते हैं। तो अगर आप मुझे कहें कि आप धर्म को किसी की ज़िंदगी से बाहर हटाएं, उसे कम आंकें, ज़्यादा आंकें, तो भगवान की, धर्म की, मंदिर की, गुरुद्वारे की, मस्जिद की बिल्कुल हमारे देश में, हमारे ज़िंदगी में एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। उसी तरह विद्यालयों का भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि अगर हमारे देश को आगे बढ़ना है तो वो सिर्फ और सिर्फ शिक्षा से बढ़ेगा, इसलिए विद्यालयों का भी उतना ही महत्वपूर्ण स्थान है। देखिए, अब यहाँ पे मैं कहूंगी कि दोनों ही चीजों को आप अलग नहीं कर सकते। अब देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग है, यहाँ पर भी एक 2013 से पहले कहा जाता था कि राम मंदिर की जगह भी विश्वविद्यालय बना दो, लेकिन अब चीजें बदल रही हैं, जिस तरीके से ये ओपिनियंस चेंज हो रहे हैं। लेकिन अगला सवाल इस सेगमेंट का ये लास्ट सवाल है, जोरदार तालियां होनी चाहिए। मुझे याद है आपने पहले सवाल का जवाब प्रियंका जी के रूप में दिया है, तो लास्ट सवाल इस सेगमेंट का प्ले करिए जरा। लास्ट सवाल इस सेगमेंट का ये है, दिखाइए जरा, दूरदर्शी नेता कौन, नरेंद्र मोदी जी या राहुल गांधी जी? पास बेहतर रहेगा इस पे। क्या इसकी वजह यह है कि वो पूर्वांचल में जाके बड़ा दिल्ली सरकार को कोस रहे थे? मुझे लगता है कि नेताओं पे व्यक्तिगत टिप्पणी करना ठीक नहीं है। ठीक है, आइए अब मैं हमारे इनके दोनों के क्रिटिसिज्म्स हैं, तो कुछ ना कहना। पहले जोरदार तालियां हो इस राउंड के लिए। मैम आइए, प्लीज आइए, प्लीज। अब मैं सीधे चलूंगा मनीषा मैम के पास। मैम, आपका सवाल, सॉरी आपके पास थोड़ा देर से आ रहा हूं, मनीषा मैम प्लीज, और उसके बाद कुर्बान अली सर के पास। तो जात की टीचर हूँ, इसलिए छोटा सा सवाल पूछूंगी। आपने कहा नाम पे नहीं काम पे पूछिए जी, और छुप छुप के जाती हूँ आपके कॉन्स्टिट्यूंसी में। आप तो अब तक नामी गिरामी MLA थी, मुख्यमंत्री तो अभी बनी, खूब स्कूल वूल खुशहाल हैं, और ऐसे युवा खूब मिलते हैं शाम को, और सबकी बातें एक ही तरह की रहती हैं कि अच्छा अब स्कूल तो अच्छा हुआ, लेकिन अब आगे हमारा क्या होगा, हमारी कोचिंग, हमारा प्रोफेशनल एजुकेशन। और लड़कियां बहुत सारी ऐसी हैं जो मारलेना टाइप हैं, अपनी जात और जगह नहीं बताती, आर्ट में जाना चाहती हैं। तो एक आप ये बताइए कि आगे तो स्कूल तक आपने किया, आगे की क्या तैयारी है? और कहीं ऐसा नहीं लगता मुख्यमंत्री का मतलब हम लोगों के लिए है एक कलम चलाए और तस्वीर बदल दे? तो ये बंगला जो है, एक कलम चलाइए और इनको यूथ हॉस्टल, कोचिंग सेंटर, करियर काउंसलिंग
बीपीएससी की कोचिंग, यूपीएससी की कोचिंग, ऑक्सफोर्ड की कोचिंग, आईआईटी की कोचिंग कर दीजिए। सारे प्रॉब्लम सवाल ही क्यों कैमरे वालों को ले जाती हैं? कलम से सवाल ख़त्म कीजिए और वो ही कीजिए मुख्यमंत्री की कुर्सी पे जो कालकाजी में आपने युवाओं के साथ किया। देखिए, मैं सबसे पहले कहूँगी कि ये बात सही है कि स्कूलों पे हमने बहुत मेहनत करी है, पर एक्चुअली कई बार मुझे लगता है कि हम शायद हायर एजुकेशन में जो हमने काम किया उसकी बात हम थोड़ी कम करते हैं, हम स्कूलों की बात थोड़ी ज़्यादा करते हैं। सबसे पहले तो हायर एजुकेशन का भी बहुत एक्सपेंशन हुआ है। जब हमारी सरकार बनी थी तब आप मान लीजिए 83-84,000 सीट्स दिल्ली के ITIs में और यूनिवर्सिटीज़ में थी। आज वो आंकड़ा 1,55,000 पे पहुंच गया है, ऑलमोस्ट डबल हो गया है। इसके अलावा यूनिवर्सिटीज़ में भी हमने कई इनोवेटिव चीज़ें करी हैं। 3 बिल्कुल नए तरह की यूनिवर्सिटीज़, जैसे हमने एक दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी बनाई, क्योंकि जो सवाल आप स्कूल के बाद पूछ रही हैं, बहुत सारे युवा ग्रेजुएशन की डिग्रीज इकट्ठी कर लेते हैं। ये सवाल ग्रेजुएशन के बाद भी बना रहता है कि जी हमने BA कर ली, हमने BCom कर ली। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ। मेरी सिस्टर नोएडा में रहती हैं, उनके सेक्टर के चौकीदार ने 3 MA करी हुई हैं, लेकिन फिर भी उसके पास उसकी पढ़ाई लिखाई ने उसको ये ऑप्शन नहीं दिया कि वो अपने लिए कुछ उससे बेहतर एम्प्लॉयमेंट आगे कर सके। तो हमने एक दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी की भी शुरुआत करी, जिसमें हम बैचलर्स डिग्री दे रहे हैं, लेकिन अलग अलग स्किल कोर्सेज में, एंटरप्रेन्योरशिप कोर्सेज में, जहाँ से सीधा वहाँ पे स्टूडेंट्स जॉब्स की शुरुआत में जा सकते हैं। पर जो प्रोजेक्ट मैं कहूँगी मेरे दिल के सबसे करीब है, वो है कि हमने अपने स्कूल के स्टूडेंट्स को और अब कॉलेज के स्टूडेंट्स को भी स्टार्टअप शुरू करने के लिए इंस्पायर किया है। अगर आप देखिए कि हमारे देश के युवाओं की जो सबसे बड़ी बीमारी है ना, और वो बीमारी हमने ही उनको दी है। जब से वो छोटे होते हैं ना, हम उन्हें कहते हैं अच्छे से पढ़ाई लिखाई करो और अच्छी नौकरी करना, पढ़ाई लिखाई करो और अच्छी नौकरी करना, और उससे भी बेहतर है सरकारी नौकरी करना। जो बात बताई है स्टार्टअप पे, मैं क्विक सर्वे कर लेता हूं। आप लोग खुश हैं जो स्टार्टअप का ये नया अप्रोच किया जा रहा है ओवरऑल, राइट और यस और नो? कुर्बान जी आपसे सवाल। आतिशी जी, आपको फरवरी 2020 याद है? जी। क्या हुआ था? फरवरी 2020 में कई चीजें हुई थी। दिल्ली में बहुत सांप्रदायिक दंगे हुए थे, खौफनाक, 60 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई थी। उस वक्त आतिशी सिंह कहाँ थीं? दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कहाँ थे? आम आदमी पार्टी कहाँ थी? आप कह सकती हैं कि दिल्ली पुलिस आपके हवाले नहीं थी, तो क्या आप लोगों को शांति मार्च करने और दंगा पीड़ितों की मदद करने से भी किसी ने रोका था? और दूसरा सवाल मेरा ये है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो अब 100 साल मनाने जा रहा है, जिसके समर्थन से केंद्र में सरकार है, उसके बारे में आपकी आम आदमी पार्टी की क्या राय है? और एक और तो आप भगत सिंह का नाम लेती हैं, उनकी पूजा करती हैं, आपके नेता अरविंद केजरीवाल के बराबर भगत सिंह की तस्वीर रहती है। वो एथीस्ट थे, नास्तिक थे, लेकिन आपके नेता अरविंद केजरीवाल अपने मंत्रिमंडल को लेकर के मंदिर में जाते हैं और आरती उतारते हैं। क्या ये एक धर्मनिरपेक्ष समाज में सरकार के लिए ये जायज़ है? ठीक है, 2 सवाल क्विक। देखिए, इसमें सबसे पहली बात तो ये आपने भी बिल्कुल सही सबसे पहले कही कि दिल्ली पुलिस हमारे पास नहीं है। किसी भी, चाहे आप दंगे की सिचुएशन लीजिए, या अगर मैं उसका एक और एग्जांपल दूं, ये एक दंगा एक मैन मेड डिज़ास्टर है। उसी तरह से अगर आप किसी भी नेचर मेड डिज़ास्टर में जाइए, तो कोई भी एजेंसी हो, चाहे पुलिस हो, चाहे फायर फाइटर्स हो, चाहे NDMA हो, एक चीज़ बहुत क्लियर कट तरीके से आपको बताएंगे, हमें तो बिल्कुल बताते हैं कि जब तक सिचुएशन कंट्रोल में नहीं आती है, किसी भी नेता को ज़मीन पे नहीं आना चाहिए, क्योंकि सिचुएशन एक्चुअली वर्सन हो जाती है। हमारा दिल्ली का फायर डिपार्टमेंट हमें कहता है, अक्सर कहीं पे आग लग जाती है, मैं मुख्यमंत्री के तौर पे, इससे पहले मंत्री के तौर पे हम साइट को विजिट करने जाते थे। हमें दिल्ली फायर डिपार्टमेंट ने बहुत क्लियर कट कहा, मैडम पहले हमें आग बुझाने दीजिए। नेता लोग वहाँ पे आ जाते हैं, आपके साथ पब्लिक आती है, स्थिति और बिगड़ जाती है, पहली बात। तो इसलिए अगर आप ये कहें कि क्या दिल्ली पुलिस ने सब कुछ ठीक किया, क्या आर्मी बुलानी चाहिए थी, क्या CRPF होती, वो जल्दी चीज़ों को रोक पाती, हो सकता है, लेकिन
अगर आप ये सोचें कि भाई 4 नेताओं के 50 लोगों से ग्राउंड पे उतरने से तब वो दंगे रुक जाते, देखिए दंगे अगर आपको रोकने हैं तो पुलिस को ही, पैरामिलिट्री को और आर्मी को इंटरवीन करना होगा, और कोई तरीका दंगा रोकने का नहीं है, किसी भी प्रकार के वायलेंस रोकने का नहीं है। नंबर 1। नंबर 2, दंगा पीड़ितों की अगर किसी ने सबसे ज़्यादा आज तक मदद करी है किसी भी सरकार का, आप फाइनेंशियल कॉम्पनसेशन उठाकर देख लीजिए, तो जितना कॉम्पनसेशन दिल्ली सरकार ने दिया है आज तक किसी भी सरकार ने दंगा पीड़ितों को नहीं दिया है। तीसरी बात, आप धर्मनिरपेक्ष सरकार की बात करते हैं, बिल्कुल आम आदमी पार्टी की एक धर्मनिरपेक्ष सरकार ही है। अगर कोई ऐसी सरकार है जो सभी धर्मों का सम्मान करती है, हम एक स्कीम चलाते हैं, मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना, जिसमें हम दिल्ली के बुजुर्गों को अलग अलग तीर्थ स्थानों पर तीर्थ यात्रा करवाने के लिए लेके जाते हैं दिल्ली सरकार की तरफ से। वहाँ पे हर धर्म के तीर्थ स्थलों पर हम लोगों को लेके जाते हैं। जो हिंदू हैं वो हो सकता है वैष्णो देवी जाएं, द्वारकाधीश जाएं, जो सिख हैं वो अमृतसर जाते हैं, गोल्डन टेम्पल, जो मुसलमान हैं वो अजमेर शरीफ जाते हैं, जो क्रिश्चियंस हैं वो वेलंकन्नी जाते हैं। तो हर धर्म के बुजुर्गों को हम तीर्थ यात्रा पे लेके जाते हैं। जैसा मैंने कहा, देखिए धर्म का सबकी जिंदगी में एक महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक है, उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। मेरे पास मुझे बताया जा रहा है कि सर उनको कहीं जाना भी है। मैं एक क्विक आपसे 2-3 सवाल पूछना चाहूंगा यहाँ पर, और फिर एक रैपिड फायर की ओर मूव करूंगा। देखिए, आपने बहुत सारी लिस्ट बताई कि हमें कौन कौन से काम हुए। कुछ चीजें ऐसी हैं जो नहीं हुई, जिसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। मैं आपको बताता हूं, दिल्ली में यमुना साफ नहीं हुई, साफ क्या और खराब हो गई, जो कि तस्वीरें दिखाई देती हैं। प्रदूषण से मुक्ति नहीं मिली, जिसका आपने बहुत लंबा चौड़ा हमारी बात हुई इस पर। कूड़े के ढेर अभी भी वहीं के वहीं हैं, ये बहुत चिंताजनक है। नाइट लाइफ की बात सिर्फ कागजों पर है। देखिए, इसमें मैं डेफिनेटली मानती हूँ। पोल्यूशन पे तो मैंने आपको बताया कि इस पे कई सारे राज्यों को साथ आना ज़रूरी है। जहाँ तक यमुना की बात है, ये एक हमारा टारगेट था कि हम इस टेन्योर में दिल्ली के पानी की व्यवस्था, सीवर की व्यवस्था जो जुड़ी हुई है यमुना साफ़ करने की व्यवस्था पे, ये हमारे इस टेन्योर का एक मेजर फोकस था। लेकिन मैं ये कहूँगी कि जितनी उथल पुथल हमारे इस 5 साल के टेन्योर में रही, शुरू में 2 साल कोविड की वजह से, रिपीटेड लॉकडाउन्स की वजह से, और उसके बाद आम आदमी पार्टी के नेताओं पर जो प्रहार हुआ। 5 साल ले रही हैं या 10 साल ले रही हैं? नहीं, मैं अभी 5 साल की बात कर रही हूँ। देखिए क्या है कि किसी भी सरकार के टेन्योर में एक काम आप करते हैं, उसके बाद दूसरा करते हैं। तो इस 5 साल के टेन्योर में हमारा टारगेट था कि हम यमुना साफ करेंगे, और हमने उसके लिए कई कदम शुरू से उठाने भी काम भी शुरू कर दिया था। लेकिन इन 2 कारणों की वजह से, एक तो कोविड के लॉकडाउन्स और उसके बाद जो आम आदमी पार्टी के नेताओं पर पार्टी पे प्रहार हुआ, तो हम सड़क पर और कोर्ट में काफ़ी समय तक लड़ते रहे। तो ये मैं मानूंगी कि यमुना साफ करने का एजेंडा अभी भी कायम है, और आज भी हमारे कोई टाइमलाइन, कोई डेडलाइन आप दे पाए? मुझे लगता है कि मैं इस आने वाले टेन्योर में यमुना को साफ करना हमारी नंबर 1 प्रायोरिटी रहेगी। इकोनॉमी पर एक सवाल बड़ा महत्वपूर्ण आपसे। पहली बार दिल्ली का बजट 31 साल में घाटे का बजट, इसकी वजह क्या? ये सूचना आपकी गलत है। दिल्ली का बजट घाटे में नहीं है। मैं मुख्यमंत्री होने के साथ फाइनेंस मिनिस्टर भी हूँ, तो दिल्ली का रेवेन्यू कहाँ से आ रहा है, किस चीज़ से आ रहा है, किस चीज़ पे खर्च हो रहा है, ये मुझे अपनी टिप्स पर पता है। तो दिल्ली का बजट बिल्कुल भी घाटे में नहीं है। देखिए, आप भी ये जो हमारी विरोधी पार्टियां जो फुसफुसा के अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो गुड आपने बता दिया ये बात। ठीक है, दिल्ली का बजट घाटे में नहीं है। मैं इनफैक्ट आपको बताऊं, जब हम आए थे सरकार में 2015 में, अगर हम उसे पिछला बजट उठा के देखें तो तब दिल्ली का टोटल बजट 30,000 करोड़ का टोटल बजट साइज होता था। दिल्ली को केंद्र सरकार से कोई पैसा नहीं मिलता, तो दिल्ली का जो सारा बजट है वो दिल्ली के ही रेवेन्यू से, हमारे ही रेवेन्यू से आता है। ठीक है, 10 साल में दिल्ली ने अपना बजट 2.5 गुना से ज्यादा बढ़ा के 30,000 करोड़ से इस साल 77,000 करोड़ 77,000 करोड़ पे हम लेके आए हैं। इतना ज्यादा बजट इंक्रीज मुझे नहीं लगता इस देश की किसी भी सरकार में आज तक हुआ। फिर आपने इसमें क्लैरिफिकेशन दे दिया। मैम, अब आप यहां पर बैठिएगा, ये लास्ट राउंड है, रैपिड फायर है। तो रैपिड फायर जवाब, मैम वो कैमरा है आपका, ये यस है, ये नो है,
और अगर मैं प्लेकार्ड छुपा लूं उसका मतलब है मैं जवाब नहीं देने आप उसको स्ट्रेट रख सकती हैं। आप छुपाइएगा नहीं, आप स्ट्रेट रख सकती हैं। आप लोग तैयार हैं इसके लिए? जोरदार तालियां होनी चाहिए। मेरा पहला सवाल दिल्ली की मुख्यमंत्री से यहां पर है। ये देखिए, प्ले करिए जरा। पहला सवाल यह है, मिसेस सोनिया गांधी एक ईमानदार नेता है, यस या नो? यस। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन प्ले करिए जरा। बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। अब ये सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है मैम, आप इसके ऊपर क्या जवाब देंगे हम देखते हैं। पहले तालियां जोरदार नहीं हो रही हैं यहां पर, तालियों के साथ सवाल आता है। एआई कनेक्टेड है। आप सरकार बनी तो मंत्रियों को सरकारी घर गाड़ी नहीं लेनी चाहिए? नो, लेनी चाहिए? आप कह रही हैं लेनी चाहिए? लेनी चाहिए। ओके ओके ओके, ठीक है। तालियां हो। देखिए ये स्क्रीन आपकी तालियों से चल रही है, एआई कनेक्शन है इसमें। आइए जरा अगला सवाल दिखाइए। हमारा अगला सवाल है, दिल्ली में पुरानी शराब नीति फिर लागू होनी चाहिए। आपकी शराब नीति, आम आदमी पार्टी की शराब नीति? यस। यस, ओके ये ओके, मतलब जो थी उसको फिर से ओके, होनी चाहिए। जिस पे केस चल रहे हैं उस पे लागू करेंगे। नीति पर, उस नीति को कई स्टेट्स ने अडॉप्ट किया। ठीक है। उससे स्टेट्स का रेवेन्यू जो एक्साइज से आता है बहुत ज्यादा बढ़ा भी, और एक्चुअली ट्रांसपेरेंसी ऑफ अलॉटमेंट भी बढ़ा। बट आप ये कह रही हैं कि मैम जो नीति विवादों में थी आप उसको फिर से लागू करेंगे? वो नीति एक बेहतर नीति है। ठीक है, ओके। अगला सवाल, जोरदार तालियां पहले। सवाल ये है, दिखाइए जरा। हमारा सवाल, हालांकि इस सवाल का एक, आप राहुल गांधी परिपक्व राजनेता हैं? आई थिंक इसको नो कमेंट के साथ छोड़ दूंगी मैं। ओके, नो कमेंट। आइए जरा अगले पर कमेंट आपको जरूर देना होगा, क्योंकि ये वो हैं जिनके बारे में हर कोई जानना चाहता है। दिखाइए जरा। आइए, हमारा अगला सवाल यह है कि आम आदमी पार्टी छोड़कर जाने वाले नेताओं का पार्टी में स्वागत है। आप छोड़कर, अच्छा वापस अगर स्वागत है? हाँ, यस या नो? अरे वाह, सब आना चाहते हैं तो उन सबका स्वागत है। वाह। कुमार विश्वास, कपिल मिश्रा, योगेंद्र यादव। देखिए अलग अलग नेताओं की या कंडीशंस अप्लाई, कोई स्पेसिफिक पॉजिटिव्स नेगेटिव्स हो सकती हैं, पर हमारा ये मानना है कि कोई एक अच्छे कॉज के लिए आना चाहता है, जुड़ना चाहता है, तो हमारे दरवाजे खुले हैं। ठीक है। चाहे वो हमारी पार्टी में थे या किसी और पार्टी में भी थे। पॉइंट टेकन। आखिरी दो सवाल, जोरदार तालियां हो पहले। सवाल नंबर, ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, दिखाइए जरा। दिखाइए। हमारा सवाल है, इंडिया गठबंधन की कमान कांग्रेस के पास रहनी चाहिए? मुझे लगता है इस पे चुनाव के बाद डिस्कशन करेंगे। ओके, पास कर दिया आपने। मैम थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। इस वक्त की बड़ी खबर, बीजेपी उम्मीदवार परवेश वर्मा की बढ़ी मुश्किलें, जूते बांटने वाले मामले में एफआईआर दर्ज। रिटर्निंग ऑफिसर ने दिल्ली पुलिस को एफआईआर दर्ज करने के लिए लिखा था पत्र। नई दिल्ली विधानसभा से बीजेपी उम्मीदवार हैं परवेश वर्मा। देखिए आज ही अपना नामांकन दाखिल किया है और अब बीजेपी उम्मीदवार परवेश वर्मा की मुश्किलें बढ़ गई हैं, क्योंकि इस पूरे मामले में रिटर्निंग ऑफिसर ने दिल्ली पुलिस को एफआईआर दर्ज करने के लिए पत्र लिखा था। परवेश वर्मा की शिकायत की गई थी आम आदमी पार्टी द्वारा। अब जूते बांटने वाले मामले में एफआईआर दर्ज हो गई है। नई दिल्ली विधानसभा से बीजेपी उम्मीदवार हैं परवेश वर्मा। अरविंद केजरीवाल भी इसी सीट से उम्मीदवार हैं, उनके खिलाफ मैदान में हैं बीजेपी की तरफ से परवेश वर्मा। इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जितेंद्र शर्मा जुड़ गए हैं। जितेंद्र, परवेश वर्मा की मुश्किलें बढ़ी हैं, अब एफआईआर दर्ज हो गई है। आज ही लाव लश्कर के साथ नामांकन उन्होंने दाखिल किया था, कितनी मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही है उनकी? जी बिल्कुल, देखिए आज सुबह ही परवेश वर्मा ने लाव लश्कर के साथ अपना नॉमिनेशन दाखिल किया था और उसके बाद आज शाम ही परवेश वर्मा के खिलाफ आचार संहिता के उल्लंघन को लेकर मामला दर्ज किया गया है। ये मामला मंदिर मार्ग थाने के अंदर दर्ज किया गया है, जिसमें आरोप लगाया गया है परवेश वर्मा के ऊपर कि दरअसल परवेश वर्मा ने हाल ही में जो मंदिर मार्ग के अंदर वाल्मीकि मंदिर है उसके पास जूते बांटे थे, तो उसको लेकर बाकायदा उनके खिलाफ शिकायत की गई थी। जिस शिकायत पर संज्ञान लेते हुए इलेक्शन कमीशन ने दिल्ली पुलिस के मंदिर मार्ग थाना एसएचओ को आदेश दिया एफआईआर दर्ज कर देगा, तो फिलहाल एफआईआर दर्ज कर दी गई है। जी शुक्रिया जितेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए।